नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ का सेक्शन, जिसमें वोकैबुलरी और ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड हम बात करते हैं। इसमें ग्रामर सेक्शन की भी बात की जाएगी। तो सबसे पहला वर्ड है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है प्रोस्पेक्ट। सबसे पहला वर्ड है प्रोस्पेक्ट। देखते हैं ये क्या कहता है भाई। प्रोस्पेक्ट, एस लगा हुआ है, इससे आप सिंगुलर प्लूरल का अंदाजा ले सकते हैं। इसका हिंदी होती है किसी चीज के होने के आसार या संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट के लिए। अगर इसकी बात करें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की कितनी ज्यादा है, तो उसे हम प्रोस्पेक्ट की तरह यूज करते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आता है कंसर्न। कंसर्न कहते हैं संबंधित होना, किसी चीज से संबंधित होना, शामिल होना, किसी चीज के अवेयरनेस होना, जानकारी होना। अवेयरनेस यानी जानकारी होना। अगला वर्ड आता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट होता है आशावादी, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। आशावादी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति जो पॉजिटिव एटीट्यूड को देखता है हर चीज के, कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं है, तो उसे हम यूज करते हैं ऑप्टिमिस्ट। और नेगेटिव थिंकर को कहते हैं पैसिमिस्ट। जो हमेशा नकारात्मक हिस्से को देखे, उसे हमेशा ये लगे कि कार्य शायद नहीं होगा या कार्य के होने की संभावना कम है। अगला वर्ड हमारे पास इसी तरीके से आता है पेनिशिया। अगला वर्ड आता है बच्चा पेनिशिया। पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण औषधि, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि सभी रोगों के निवारक के लिए एक ही चीज का होना। याद रखना, समथिंग, कोई ऐसी चीज दैट विल क्योर ऑल द डिजीज और सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, यानी कि एक यूनिवर्सल रेमेडी कह सकते हैं। जैसे भारत में आज के दिन यूनिवर्सल रेमेडी की बात करें तो पैसा, मॉनेटरी टर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी से ही लगभग काफी सारी चीजें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। खैर, अब अगर बात करें, इसमें एक वर्ड यूज किया है प्रीफिक्स में, पैन। पैन का मतलब होता है ऑल। ये एक वर्ड है बच्चा पैन, जिसका अर्थ होता है ऑल। ऑल मतलब सभी चीजें, तो वर्ड बना पैनेशिया। इसी पैन का यूज करके हम बहुत सारे और भी वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे वर्ड बना पेंडेमिक, पेनोरमा। जैसे कैम के अंदर, आपकी कैमरास के अंदर एक पेनोरमा व्यू होता है, जिसे आप क्लिक करके सारा सेक्शन कवर कर सकते हैं। तो ऑल चीजें यानी सब चीजों के लिए पैन वर्ड यूज किया जाता है। अगला वर्ड है ग्रिम। ग्रिम एक यूज होने वाला एडजेक्टिव है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉट सीरियस, नॉट वेरी सीरियस, सॉरी, नॉट स्माइलिंग, वेरी सीरियस। ग्रिम होता है किसी चीज के बहुत बुरे प्रभाव होना, गंभीर प्रभाव होना, सीरियस इफेक्ट होना। नॉर्मल स्पोकन में या नॉर्मल लाइफ में सीरियस वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन यहां पर यूज किया जाएगा ग्रिम। अगला वर्ड है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। ये बेसिकली ऐसा है जिसके अंदर हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, वो चीजें जो एक्सपेरिमेंटल हैं, जिसे आप बार बार प्रयोग करके देख चुके हैं, आइडिया पर बेस्ड नहीं है। ऐसी चीज कोई भी नहीं होती एम्पेरिकल के अंदर जो आप व्यवहारिक रूप से पहले ट्राई नहीं कर चुके हों। अगला वर्ड आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कहते हैं नजरिए को, दृष्टिकोण को। नजरिए को, दृष्टिकोण को। जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने का आपका दृष्टिकोण क्या है, किसी चीज को आप कैसे लेते हैं। एक चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, वहीं पर दूसरे के लिए वही चीज पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं बच्चा दृष्टिकोण। मैकेनिज्म होता है किसी कार्य को करने के लिए उसके कलपुर्जे या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैकेनिज्म होता है, जैसे किसी सिस्टम को चलाने का मैकेनिज्म क्या है, उसको चलाने का प्रोसेस क्या है। अगर मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी के लिए ये कलपुर्जे होते हैं, कलपुर्जे होते हैं। लेकिन अगर किसी कार्य को संपूर्ण करना है तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम या मैकेनिज्म होगा ही होगा। अगला वर्ड है इंटेक्ट। बच्चा ये इंटरेक्ट नहीं है, इंटेक्ट है। इंटेक्ट का मतलब होता है कोई चीज जो पूर्ण नहीं है, नॉट पूर्ण है, डैमेज नहीं है। पूर्ण है, नॉट डैमेज। कोई भी चीज ऐसी जिस पर कोई नुकसान नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं है, सही सलामत है।
उसे हम कहते हैं इंटेक्ट। हालांकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूज हैं जिसे छेड़खानी की जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंसेप्ट्स हैं जिनको छेड़ा नहीं गया है, वो अपने आप में संपूर्ण है। डायनेमिक एक एडजेक्टिव है। डायनेमिक होता है गतिशील, किसी चीज का मोशन में होना, यानी कोई भी चीज फुल ऑफ एनर्जी है, आइडियाज से एक्टिव है, उसे हम कहते हैं गतिशील, सक्रिय होना। डिसरप्ट होता है चलते हुए काम को रोक देना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, रोकना आपका डिसरप्ट होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंटरप्ट, जैसे एक वर्ड सुना होगा इंटरप्ट, चलते हुए काम के अंदर बोलना, कुछ शोर करना या उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना इंटरप्ट होता है। ऐसे ही वर्ड बनता है डिसरप्ट। डिसरप्ट होता है विघटन पैदा कर देना, नुकसान करना, चीजों को रोक देना। अगला वर्ड है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबल होता है किसी चीज को स्टेबल कर देना, चलना, रोकना नहीं। और स्टेबलाइजेशन होता है कि आप उसको पर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, वो चीज स्थिर है, अब वो मोशन में नहीं है, वो स्थिर हो गई एक ही जगह पे। जैसे कहते हैं ना लाइफ स्टेबल नहीं है, आज जॉब है, कल नहीं है, परसों है, आज उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसमें क्या है, स्टेबल नहीं है। अगला वर्ड हमारे पास आता है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके पास में, डेसिलेटेड। डेसिलरेटेड का मतलब होता है, जैसे एक्सिलरेट वर्ड आपने सुना होगा, कारों में क्या होता है, एक्सिलरेट किया जाता है। एक्सिलरेट यानी किसी चीज को इंप्रूव किया जाता है। ऐसे ही वर्ड है डेसिलरेटेड। डेसिलरेटेड डिक्रीज करने से वर्ड बनता है। डिक्रीज करने से कोई भी चीज बनती है, तो डिक्रीज मतलब किसी चीज की स्थिति को, गति को स्लो करना। अगला वर्ड है बल्जिंग। बल्जिंग होता है एडजेक्टिव। बल्जिंग एक होता है एडजेक्टिव यानी उभरता हुआ, यानी कि बल्जिंग कई बार कहता है ना, बल्जिंग वर्ड होता है उभरता हुआ, बाहर निकलता, अपनी शेप से आउट होता हुआ, तो बाहर को उभरती हुई चीज को बल्जिंग कहते हैं। जैसे भारत की आबादी की बात की जाती है भारत की आबादी की बात की जाती है, तो भारत की आबादी के अंदर आप नोटिस करेंगे, प्रत्येक बार आप नोटिस करेंगे कि दिन प्रतिदिन लीप्स एंड बाउंड्स वो बढ़ती जा रही है। लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ती जा रही है। एक तरीके से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और दूसरे तरीके से अगर आज इस पॉपुलेशन को रोक दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जैसे चाइना इस समय रिक्वेस्ट कर रहा है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए, लोगों को बोला जा रहा है कि 2 बच्चे पढ़ाए जाए, 3 बनाए जाए, उनकी एक तरीके से सपोर्ट करेगी सरकार, वो वर्ड यूज किया जा सकता है। तो बल्जिंग, बल्जिंग यानी बढ़ना, देश की, भारत की आबादी जो है बढ़ रही है, उसे हम बल्जिंग कह सकते हैं। कॉन्साइंशियस वर्ड है। कंसाइंशियस ऑनेस्टी के लिए यूज होता है। एक व्यक्ति जो अपने काम में बहुत ज्यादा कर्मठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसके लिए वर्ड आता है कंसाइंशियस। अगला वर्ड है रीपिंग। रीप एंड वर्ड सुना होगा, फसलें रीप होती हैं, पकती हैं। रीप फसलों का पकना, किसी चीज का पकना, कटाई के लिए यूज किया जाता है रीप। पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज को देखने का नजरिया, किसी चीज को देखने का नजरिया आपका कैसा है, उसे पर्सपेक्टिव बोला जाता है। लेसर की बात करते हैं तो लेस का वर्ड बना लेसर। लेसर होता है किसी चीज का घटता हुआ क्रम या अपेक्षाकृत कम। लेस का कंपैरेटिव डिग्री है लेसर। लेसर जो होता है बच्चा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे हम कहते हैं फ्यू से फ्यूअर बनता है, फ्यू से फ्यूअर बनता है, ऐसे ही लेस से बनता है लेसर, घटती हुई चीजें, कम होती हुई चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड कंसीक्वेंस होते हैं किसी चीज के प्रभाव। ये एक संज्ञा है, किसी चीज के प्रभाव होना, जिसे हम कहते हैं ना कैटास्ट्रोफिक, घटना चक्र, ऐसे ही कंसीक्वेंसेस होते हैं। आज कोई व्यक्ति कोई एक्टिविटी करता है तो उसके कंसीक्वेंसेस, नतीजे देखने को मिल जाते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कंड्यूसिव। ये एक एडजेक्टिव है। कंड्यूसिव होता है एक एडजेक्टिव, किसी चीज को सहायक करना, कारण बनना किसी काम के होने का। किसी चीज को कंड्यूसिव को कंडक्शन से आप जोड़ सकते हैं, कंडक्ट करना, कंडक्ट करना यानी किसी चीज को चलाना, और उसी से कंड्यूसिव वर्ड बना है। अगला वर्ड है ड्रास्टिक चेंज। आपने सुना होगा ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज का मतलब होता है बहुत असरदार, उग्र प्रभाव, या ऐसी चीज जो प्रचंड हो, जो नुकसान दे, या अपनी प्रेजेंस को होने को दर्शाए, अपना आप की प्रेजेंस को दर्शाए कि भाई ये आपके सामने ये चीज प्रेजेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला वर्ड पढ़ते हैं इंड्यूसिव। कंड्यूसिव से बनना इंड्यूसिव। इंड्यूसिव क्या है? किसी चीज की तरफ मूव होना, इन्फ्लुएंस होना, किसी की बातों में आना, प्रभाव में आना, प्रभाव में आना। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे वोकैबुलरी पढ़ी। इस वोकैब के आधार पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल को। ये एक एडिटोरियल है जो बेसिकली भारत की पॉपुलेशन से संबंधित लिखा गया है। भारत में बढ़ती हुई आबादी कोई पहला मुद्दा तो है नहीं कि ये खतरे की घंटी है या नुकसान है, लेकिन आज उससे रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसका अर्थ है इंडिया जो बन चुका है मोस्ट पॉपुलस बन चुका है, मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलेशन से पॉपुलस बना है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है पूरे भारत की बात करें, पूरे विश्व की बात करें। कैन बी बून और बेन, कैन बी मोर बून देन बेन। अब यहां पर कैन का प्रयोग होता है बन सकता है, बून होता है वरदान, बेन होता है अभिशाप, बून और बेन। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि भारत की जो बढ़ती हुई आबादी है, भारत की बढ़ती हुई आबादी जो है किस तरीके से देश के लिए कारगर भी हो सकती है, नुकसानदायक भी हो सकती है। यानी कि लोगों का नजरिया क्या है, लोगों का नजरिया क्या है बढ़ती हुई आबादी को देखने के लिए। अब बच्चा देखने के कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, तो ये सारे पर्सपेक्टिव की बात की जाएगी यहां पर, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अगर वो बढ़ती हुई आबादी पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, एफर्ट्स के लिए, एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए इंक्रीज हो रही है तो ये फायदा है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी देश के अंदर बढ़ती हुई आबादी जो है, बढ़ती हुई आबादी का मतलब होता है नंबर ऑफ यूथ बढ़ रहे हैं, उसे आप देश के अलग अलग सेक्शंस में यूज कर सकते हैं। नुकसान अगर है तो वो भी बहुत सारे हैं, चलिए देखते हैं। अब आता है पॉइंट क्या है, विद अ मिक्स राइट पॉलिसी, यानी कि एक पॉलिसीज की बात करें जिसमें सब कुछ मिक्सचर है, अधिकारों की पॉलिसीज या सही पॉलिसीज की बात करें। देयर इज अ ग्रेटर पर्सपेक्ट, यानी कि बहुत बड़ा नजरिया, बहुत ज्यादा बड़ा नजरिया है डेमोग्राफिक एडवांटेजेस के लिए। अगर आप इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं तो ये बेहतर एडवांटेज की तरह यूज किया जा सकता है, कंपैरेटिवली इसे डिजास्टर समझा जाए। भारत की मानसिकता क्या है, यहां भारत की मानसिकता में ज्यादातर लोगों की मानसिकता यह है कि यार आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में जीना, खाना, पीना इतना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि सरवाइव करना एक तरीके से बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन इसको एक एडवांटेज की तरह प्रेजेंट किया जाएगा आज की न्यूज में। क्या है न्यूज? अब यहां पर ध्यान दीजिए, शुरुआत हम हर चीज की चाइना से क्यों करते हैं? चाइना से इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना अकेला एक ऐसा देश है जो पॉपुलेशन के नाम पर भारत के लगभग बराबर है या थोड़ा कम है। चाइना इज प्रोजेक्टेड, चाइना को प्रोजेक्ट किया गया है, China is projected to hand over the baton on the most populous country to India by 2023। चाइना ने जो प्रोजेक्ट किया वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि अब जो उसके सर पे ताज था कि विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, उसका वो जो ताज है वो भारत की तरफ अब ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है बेसिकली भारत हो चुका है किस चीज के लिए? सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देश में। बट फॉर इंडिया देयर आर ग्रेटर प्रोस्पेक्ट फॉर, हालांकि भारत के लिए इसका नजरिया जो है बिल्कुल अलग है। फॉर डेमोग्राफिक एडवांटेज, कि हम इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं जनसंख्या से। देन यानी अगर तुलना की जाए सीरियस कंसर्न, यानी कि इसको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। द कंट्री मस्ट फोकस ऑन रीपिंग द अवेलेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, कंट्री को इस समय मस्ट यानी हर परिस्थिति में फोकस करना पड़ेगा डेमोग्राफिक अवेलेबल थिंग्स के ऊपर कि हम उससे क्या क्या बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। कंसिडरिंग द लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अगर हम
एक चीज को कंसीडर करें कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? चाइना और इंडिया के लिए, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ द सेंसस 2021। अगर नोटिस किया जाए तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कौन सी? सेंसस की। सेंसस यानी कि जहां पे जनगणना होती है, पॉपुलेशन को देखा जाता है, उसकी एब्सेंस है यहाँ पे 2021 की। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बहुत मुश्किल है पहले से ही क्या कर देना? भविष्यवाणी कर देना। किस चीज के बारे में? एग्जैक्ट डेट के बारे में, इन विच द डेमोग्राफिक ऑर्डर विल चेंज, जिसके अंदर अगर ये बात की जाए कि कब भारत की आबादी का जो डेमोग्राफिक चेंज है वो होगा, डेमोग्राफिक ऑर्डर बदलेगा, कि कब भारत जो है पॉपुलेटेड बनेगा या पॉपुलेशन कम होगी, कंट्रोल होगी, स्टेबल होगी, इसके ऊपर बात होगी। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट यानी यूएनओ की या यूएन की रिपोर्ट यहां पे क्या कर रही है बच्चा? सजेस्ट कर रही है। क्या सजेस्ट कर रही है? दैट। इस बात को समझाने के लिए यहां पर अगला पॉइंट आया कि क्या सजेशन है। सजेशन यहां से शुरू होता है कि इंडिया विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 142.86 करोड़ बाय मिड 23। कहता है कि भारत की जनसंख्या जो है होगी मिड 23 तक, 2023 के मध्य तक कितनी हो जाएगी? 142.86 करोड़। अब विच इज 2.9 मिलियन हायर देन चाइना पॉपुलेशन ऑफ 142.57 करोड़। कहता है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो दर्शा रही है वो ये दर्शा रही है कि भारत की पॉपुलेशन 2023 के मध्य तक यानी इस साल के मिडिल तक यानी जून जुलाई तक भारत की पॉपुलेशन 2.9 मिलियन चाइना की पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी। सो का प्रयोग रिजल्ट को दिखाता है, फाइनल स्टेटमेंट्स टाइप को दिखाता है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है, एंड कॉस्ट फ्रॉम बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो कहता है कि अब फाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मोस्ट पॉपुलस कंट्री के नाम पर। वाइल द डिबेट, अब यहां पर बात क्या कर रहा है कि कुछ लोग कहेंगे कि वरदान है बड़ी पॉपुलेशन, कुछ लोग कहेंगे अभिशाप है, क्योंकि बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवार नुकसान होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन किसी देश की होगी तो वो नुकसान का कारण बनेगी, तो उस पर आज बात की जाएगी। वाइल द डिबेट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज नॉट न्यू, मतलब भारत में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि हम पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कस करें कि भाई पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है और ये नुकसानदायक है। देयर आर जनरल एंड पेसिमिस्ट व्यूज, यानी नकारात्मक व्यूज हमेशा देखे जाते हैं, कॉमन व्यूज है और सारे के सारे नकारात्मक हैं। किस चीज के लिए? इस रैंकिंग के ऑर्डर के लिए, कि भारत अब जनसंख्या में भारत जो है संसार का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है। पॉपुलेशन कंट्रोल देयरफॉर, अब सबके व्यूज क्या हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। देयरफॉर इज वाइडली बीइंग सीन एज अ पेनेशिया टू अवॉइड अ ग्रिम फ्यूचर, इसीलिए हर किसी के दिमाग में केवल एक ही ओपिनियन चल रही है, केवल एक ही ओपिनियन ये चल रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा उपाय है। आगे बुरे या बदतर या खराब रिजल्ट को देखें उससे अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उपाय देखे जाए। अब यहां पर एक पॉइंट तो ये हो गया कि दोस्तों पॉपुलेशन कंट्रोल करने के उपायों की बात की गई। अच्छे से एक पॉइंट को समझ लीजिए, आज से एग्जैक्टली 1990 के आसपास की बात है। 1990s में चाइना ने पॉपुलेशन की बढ़ती हुई ग्रोथ को देखते हुए डिसीजन लिया कि वन चाइल्ड पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या था? वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब था कि पूरे देश में जो भी कपल होगा, मैरिड कपल, एक बच्चे के पेरेंटिंग करेगा, एक ही बच्चे को पैम्पर करेगा, उससे ज्यादा बच्चे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब ये लॉ बनाया गया, जो इससे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, कुछ फैसिलिटीज या सब्सिडीज में कंट्रोल किया जाएगा। खैर ये एक बात अलग हो गई। अब आ जाती है बात नंबर 2, क्या ये कामयाब हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चाइना से बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने हो ही नहीं सकता ना। तो सवाल बनता है कि क्या ये कामयाब हुआ? अब इस बात का जवाब हुआ कि नहीं हुआ।
बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। जब 1990 के आसपास के दशक में चाइना ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वन चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना ने नोटिस किया कि लोगों ने उसको अडॉप्ट तो करा, क्योंकि वहां पे कैरेट और स्टिक पॉलिसी है भाई। कैरेट और स्टिक पॉलिसी का मतलब आपको चलना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स आई कि एग्जैक्टली 5 या 7 सालों के अंदर चाइना की पॉपुलेशन जो थी तेजी से गिरने लग गई। तेजी से 5-10 सालों के अंदर उसने देखा कि भाई पॉपुलेशन तो ग्रोथ जो है वो तो रुक गई, अब ऐसे में नुकसान होगा। तो जब नुकसान होने लगा तो एग्जैक्टली 10-12 सालों में चाइना ने उस पॉलिसी को बदला और 2 चाइल्ड पॉलिसी पे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ? 2 चाइल्ड पॉलिसी में भी नुकसान देखने को मिला। अब फाइनली चाइना ने 3 साल पहले एक पॉलिसी बनाई कि 3 चाइल्ड कम से कम एक परिवार में होने जरूरी है। अब उसके लिए बच्चों को उस नियम को भी चेंज कर दिया। अब नियम को चेंज कर दिया, बट लोग अब हैबिट में आ चुके हैं छोटे परिवार या सिंगल चाइल्ड की पॉलिसीज में। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है? चाइना की आर्मी, जितना बड़ा देश, आर्मी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन वो कम होते जा रहे हैं। लोग क्योंकि सिंगल चाइल्ड पे है तो वो अपने बच्चों को आर्मी, डिफेंस या ऐसे सेक्टर में भेजने की जगह और अच्छी लाइफ देने के नाम पर डिमांडिंग हो गए हैं, बल्कि सर्व करने की जगह पे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। खैर आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नीड, आवश्यकता है दोस्तों। किस चीज की आवश्यकता है? टू लुक डीपर, ज्यादा ध्यान से देखना है इस मुद्दे पर, फ्रॉम द एम्पेरिकल और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। यानी हर एक एंगल से देखा जाए तो पुराने अतीत के हवाले भी लिए जाएं, प्रेजेंट हालात भी देखे जाएं, साइंटिफिक सिस्टम भी देखा जाए कि क्या ये जो पॉलिसी इधर बनाई जा रही है या जो ये प्रोसेस चलाया जा रहा है कि आप पॉपुलेशन को सिर्फ नेगेटिव ही मानेंगे, तो इसके आधार को यदि देखना है तो व्यवहारिक प्रोसेस को देखना पड़ेगा। इज इट अ डिविडेंड और डिजास्टर? क्या ये बेनिफिट है या एक आपदा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। टू आंसर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसका आंसर देने के लिए हमें आवश्यकता है समझने की। नीड टू एक मोडाल्स की तरह यूज होता है, जो कि कई बार यूज हो चुका है, तो इसको समझना है। कई जगह ये नीड वर्ब की तरह, कई जगह मोडाल्स की तरह यूज होता है, ध्यान रखना। वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के नेचर को समझना है, साइज को समझना है और कंपोजिशन को समझना है। कंपोजिशन का मतलब बेसिकली कौन से वर्ग में, किस वर्ग में कौन सा अपर, लोअर, हायर, मिडिल, कौन से वर्ग में कंपोजिशन ज्यादा हो रहा है, एज वेल एज मैकेनिज्म थ्रू विच, मैकेनिज्म नोटिस कीजिए, इंपॉर्टेंस देखिए, जिसके अंदर विच अ कंट्री ट्रांसलेट डेमोग्राफिक बोनस इनटू इकोनॉमिक डिविडेंड। अब यहां पर इस लाइन को समझने के लिए इस चीज को देखिएगा कि डेमोग्राफिक बोनस है, जिस तरीके से, जिस डेमोग्राफ के अंदर, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर, जिस भूखंड पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसे आप कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट में बदल सकते हैं, कैसे उससे आप ज्यादा मुनाफा निकाल सकते हैं, या देश के लिए वो कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। अगला पॉइंट आता है, जाहिर सी बात है, अभी हमने बात करी पॉपुलेशन ग्रोथ की, साइज की, कंपोजिशन की। तो चलिए यहां पे कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पॉपुलेशन इज इटसेल्फ, पॉपुलेशन खुद में, ध्यान से पढ़िएगा, इज नॉट अ बर्डन, बर्डन नहीं होती है। इंस्टेड इट इज द नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज एंड कंपोजिशन दैट पॉपुलेशन नुकसानदायक नहीं है, बढ़ती हुई आबादी नुकसानदायक नहीं है। इस बात को समझने के लिए इतना सा पॉइंट समझ लीजिए, सैकड़ों देश ऐसे हैं यूरोपियन कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन, ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन घट रही है और देशों में चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि वहां की आबादी जो थी किसी भी प्रकार से पॉपुलेशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। अब पॉपुलेशन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं कि उस पॉपुलेशन वाले सेक्शन को बढ़ाया जाए, नहीं तो दूसरे देशों के लोगों को माइग्रेंट बनाकर अपने देश में लाया जाए ताकि पॉपुलेशन बढ़े। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन बर्डन हो, डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, किस साइज में बढ़ रही है, क्या कंपोजिशन है, दैट डिसाइड व्हेन अ पॉपुलेशन बिकम अ रिसोर्स। अब आपको यह देखना है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आफत है या संसाधन है। यदि तो संसाधन है तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन देश की ग्रोथ का हिस्सा बनती है, और बर्डन
कि रिसोर्स है या बर्डन है। पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स, पॉपुलेशन बर्डन नहीं है, रिसोर्स है तब तक, एज लॉन्ग एज, उस समय तक जब तक कंट्री की कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाती है, कि जब तक कंट्री की कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कंपनी जो है सही सलामत बिना नुकसान पहुंचाए अगर उनको रिसोर्स में परिवर्तन कर सकती है। अगर पॉपुलेशन इस तरीके की है ना तो वो किसी काम की है, बोझ बन चुकी है, तो नुकसान पहुंचेगा, तब वो बर्डन लगने लग जाएगी। Carrying capacity is not just per capita available of natural resource। बड़ी पॉपुलेशन को लेकर चलने का आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्रति व्यक्ति आय से आप इस अंदाजा लगाएं कि देश की टोटल जीडीपी या टोटल जो इनकम है उससे आप डिवाइड करके निकाले कि प्रति व्यक्ति के हिस्से पे देश इतना खर्च कर सकता है। तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो बढ़ती आबादी आपको बर्डन ही नजर आएगी। इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये एक तरीके का बदलता हुआ स्वरूप है जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही समझा जा सकता है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के अंदर आप उसकी पॉपुलेशन को जज तभी कर सकते हैं जब आप उसकी रिजल्ट आउटपुट को देखे कि आउटपुट वो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है किस तरीके से दे रही है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। एक टाइम पीरियड में पॉपुलेशन ऐसी थी जो पॉपुलेशन अनपढ़ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी पॉपुलेशन का रिजल्ट नहीं निकल रहा था क्योंकि मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर को ही फोकस कर रहे थे, प्रोडक्शन को, टेक्नोलॉजी को या और चीजों को नहीं। उस देश समय के अंदर देश का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बुरा था। अब ऐसे में वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन नुकसान होती, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश के अंदर वर्किंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह काम हो रहे हैं जबकि बर्डन की जगह, तो ऐसे में जब पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह उस पॉपुलेशन को यूज किया जाता है तो टेक्नोलॉजी और एनहेंस होती है, ग्रेटर आइडियाज आते हैं और आइडियाज आने के बाद वो पॉपुलेशन बर्डन की जगह एक तरीके से बेनिफिट या रिसोर्सफुल लगती है। आगे बढ़ते हैं। अ डीपर लुक इनटू द trends of population growth, size and composition gives one an idea of whether India has an overpopulation that can disrupt carrying capacity। अब यहां पर एक पॉइंट क्रिएट होता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है भारत के लिए, क्या भारत के लिए कभी वो ऐसा तो नहीं है कि भारत की कैरिंग कैपेसिटी के लिए वो बोझ बन चुकी हो। With total fertility rate of 2.0 in 2023। अब भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2023 में कितना है, 2.0 है। ये जो बेसिकली पॉपुलेशन की ग्रोथ के परसेंटेज को देखा जाए तो जनसंख्या विस्फोट हुआ था 1990 के दशक के अंदर। 1990 से सन 2000 के बीच में बहुत रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 स्लो होता चला गया। और आज के स्टेटस या आज के रिकॉर्ड को यदि नोटिस किया जाए, आज के प्रेजेंट मौजूदा हालात को नोटिस किया जाए तो बच्चा ये नोटिस किया जाएगा कि भारत की जो आबादी है, भारत की जो आबादी है वो बढ़ तो रही है, ये पक्की बात है, लेकिन उसका परसेंटेज स्लो है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2040 तक यानी अगले 17 सालों के अंदर भारत की पॉपुलेशन जितनी रैपिडली गिर रही है उसके आधार पर आने वाले टाइम पीरियड में देश में जवानों की संख्या, नए बच्चों की संख्या कम होने लग जाएगी और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, इंडिया is already at replacement level fertility, meaning 2 children replacing their पेरेंट्स। अब भारत में 2 चाइल्ड की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक तरीके से कैंपेनिंग के थ्रू, एक सभ्य समाज के थ्रू इंफॉर्मेशन है कि 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर बात आती है 2 की, तो ऑटोमेटिकली माता पिता गए तो 2 बच्चे उनकी जगह लेंगे, तो ऐसे में ये क्या हो चुकी है, बैलेंसिंग हो चुकी है। दिस इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन इज ऑन द पाथ टुवर्ड स्टेबलाइजेशन। अब इससे पता चलता है कि भारत में जो बढ़ती हुई आबादी है वो स्टेबलाइज हो चुकी है। स्टेबलाइज का मतलब वो अब और तेज, मानते हैं देश की जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन उसका रिजल्ट आज
10 से 23 तक का टाइम नहीं है, वो उससे पहले का समय है। However, it continues to experience positive growth. आप इनफैक्ट आप इस बात को पॉजिटिव ग्रोथ में मान सकते हैं कि भारत की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, बट इन द डिक्लेरेटेड मोड अंटिल 2064। 2064 के समय की बात करें तो अब ये एक्सेलरेट नहीं हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट का मतलब होता है डिक्रीज होना, फ्रॉम विच पॉइंट विल बिकम नेगेटिव ग्रोथ। यानी 2064 तक भारत के अंदर प्रॉपर नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। इसे कोई पॉलिसी नहीं चलानी है, कोई रूल नहीं बनाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाना है। द पीक ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन साइज विल बी अराउंड 169.6 करोड़ इन 2063। यानी उस समय में भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी 2063 तक, अभी कितनी बताई बच्चा, 142.67, और उस समय तक बढ़ेगी टोटल 169 करोड़। मतलब कहने का जो ग्रोथ का जो चार्ट है, रैपिड स्पीड है, वो इतनी डिक्रीज हो जाएगी कि आने वाले टाइम पीरियड में वो स्टेबलाइज होने की जगह वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए देश की गवर्नमेंट आपसे अर्ग करेगी, विनती करेगी। However, if we look at only the total population size, लेकिन अब बात करें कि total population size कितना बड़ा हो गया, which is often assumed the number of mouth to feed। अब ज्यादातर लोगों की सोच क्या है कि जितने ज्यादा मुंह होंगे उतने ज्यादा निवाले होंगे, उतनी ज्यादा खुराक देनी पड़ेगी और लाइफ वैसी ही देनी पड़ेगी। तो ये ग्रॉसली मिसलीडिंग है। तो ये पूरी तरीके से आप अगर इस तरीके से पॉपुलेशन को देखते तो ये मिसलीडिंग है, ये सही तरीका नहीं है पॉपुलेशन को जज करने का। वी नीड टू लुक एट द एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको तीसरे तरीके से समझना है कि एज कंपोजिशन क्या है, कि आपकी 0 से 10 साल तक की क्या पॉपुलेशन है, 10 से 20 की उम्र में कितनी पॉपुलेशन है, 20 से 30 और 30 से 40। तो प्रत्येक 10 साल के आयु में कितनी परसेंटेज आपके पास है, आप उसको देखिए। विच टेल अस अबाउट द अवेलेबल सपोर्ट रेशियो। इससे हमें पता चलेगा कि अवेलेबल सपोर्ट रेशियो क्या है, और देश की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है यानी 15 से 64 साल की अगेंस्ट द डिपेंडेंट पॉपुलेशन 0 to 14 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड अबव। अगर आप इसको काउंट करते हैं इस तरीके से कि खाने वाले डिपेंडेंट कितने हैं, तो आप उसको 0 से 14 में कंसीडर कर सकते हैं। भारत क्योंकि गरीब देशों की सेक्शन से काउंट किया जाता है, तो 15 साल का बच्चा कुछ ना कुछ अपने लिए अर्निंग के सोर्सेज ढूंढता है। तो 15 से 64 यानी ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और 65 साल प्लस कितने, आप इसको इस तरीके से कंसीडर कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है ये एक बार को स्टेबलाइज है, ये इतनी तेज नहीं बढ़ रही है, और 65 प्लस के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। बर्थ रेट नॉर्मल है, डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस चीज को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया। अब इस कंपोजिशन को देखिएगा। देयर आर ग्रेटर पर्सपेक्ट फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड देन अ डिजास्टर, कि आप इसको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह ले सकते हैं, इसको डिजास्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि यार पॉपुलेशन बढ़ गई अब तो क्या होगा, देश में खाने को कम हो जाएगा, पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, लाइफस्टाइल डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। विद 68% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन 2023, भारत एक अकेला देश ऐसा है जहां पर 68% वर्किंग एज पॉपुलेशन है। कंट्री कंटिन्यूज टू हैव अ डेमोग्राफिक window of opportunity for next 35 years to reap the economy dividend। और भारत के पास अगले 35 साल हैं इस 65% या 68% पॉपुलेशन से ज्यादा आउटपुट लेने के लिए, इन्हें रिसोर्स की तरह यूज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकालने के लिए। क्योंकि 35 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये एज बूढ़ी हो जाएगी, नए बच्चे या नई फर्टिलिटी ग्रोथ कम हो जाएगी, बर्थ रेट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक इटली की तरह भारत भी बूढ़ों का देश बन जाएगा। ये बात याद रखना। However, the availability of demographic window of opportunity
in itself will not automatically turn into economic dividend. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बढ़ती हुई आबादी अपने आप ही बेनिफिट देने लग जाए या इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में मुनाफे का कारण बने। उसे रिसोर्स में परिवर्तन करना देश के शासन चलाने वालों के हाथ में होता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। कंट्री नीड्स टू वर्क ऑन द, देश को काम करना पड़ेगा उन कल पुर्जों पर, उन मेन फैक्टर्स पर जो इस बड़ी जनसंख्या को बोनस बना करके अर्थव्यवस्था को मुनाफा दे, अर्थव्यवस्था को मुनाफा दे। कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर एजुकेशन के सिस्टम को उठाना पड़ेगा ताकि आने वाली आबादी वरदान साबित हो अभिशाप की जगह। अब यहां पे रेलेवेंट मैकेनिज्म की बात हो रही है कि रिक्वायर्ड चीजें क्या हैं। 4 की मैकेनिज्म्स यहां पे डिस्कस किए गए हैं जो ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों डेमोग्राफिक बोनस को इकोनॉमिक डिविडेंड की तरह। यानी कि डेमोग्राफिक बोनस का मतलब होता है बढ़ती हुई जनसंख्या एक बोनस है जो मुनाफा दे सकती है इकोनॉमिक डिविडेंड में। अब उसमें सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट, कि आप कितने रोजगार डेवलप कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि भारत एक ऐसा देश है जो ज्यादा रोजगार डेवलप नहीं कर पाता है। भारत की आबादी का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जैसे हमारे पास टोटल भारत की ग्रोथ, आप एक तरीके से इस छोटे सेक्शन में समझिए कि इंडिया की जो टोटल इनकम है, चाहे वो टैक्सेस से है चाहे वो किसी भी चीज से है, उसका लगभग एक बड़ा हिस्सा आर्मी, डिफेंस, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, इन जॉब्स होल्डर्स को देना पड़ता है। इसके बाद में अर्निंग का एक बड़ा हिस्सा इसको, दूसरा अर्निंग का बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों को देना पड़ता है जो ऑलरेडी किसी भी देश के ऊपर होते हैं। तीसरा हिस्सा वो होता है जिसके अंदर भारत की आबादी से देश की इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो इनकम तो नहीं बढ़ रही, खर्चा बढ़ रहा है, तो ऐसे में इकोनॉमी के लिए बढ़ती हुई आबादी सरदर्द बनेगी। लेकिन अगर उस बढ़ती हुई आबादी के लिए भारत के पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं या कुछ ऐसे वर्क हैं, प्रोफाइल्स हैं, जॉब्स हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके, तो वो बेनिफिट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन होता है किसी भी देश के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो देश कितना प्रॉस्पर कर सकता है। दूसरा एजुकेशन है, तीसरा स्किल है, चौथा हेल्थ कंडीशन है और पांचवा गवर्नेंस है कि उसको कैसे समझाया जा रहा है, कैसे देश की शासन को चलाया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, ऐसा माना जाता है किसी भी देश के लिए, अगर आप उसको मुनाफे की तरह देखते हैं तो। अगर आप उसको मुनाफे की तरह देखते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। इफ इंडिया इज एबल टू जनरेट सफिशिएंट एंड क्वालिटी जॉब फॉर बल्जिंग, मतलब उमड़ती हुई बढ़ती हुई आबादी के लिए, इस बड़े स्पेसिफिक एज पॉपुलेशन के लिए अगर भारत कैपेबल है ज्यादा से ज्यादा जॉब्स जनरेट करने में, तो ये एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं। रियलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम अ रियलिटी। आप इसको इस तरीके से समझिए, सपोज कीजिए बढ़ती हुई जनसंख्या है, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ हमारे पास रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, और अवसर होने के बाद हम अपनी उस बढ़ती हुई जनसंख्या को उन रोजगार तक बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मोड़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकालते रहते हैं जिससे जनसंख्या को रोजगार मिलता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक बेनिफिट हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब्स की तरफ जुड़ेंगे, देश की प्रोग्रेस की तरफ जुड़ेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स डेवलप हो ज्यादा से ज्यादा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बच्चा एजुकेशन का। एजुकेशन में बेसिकली स्किल जनरेशन की बात हो रही है। केवल ग्रेजुएट करना इज नॉट सफिशिएंट इन नाउ अ डेज। केवल आप ग्रेजुएट करके आप सोचे कि आपके देश में बच्चा जो है डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है। एंश्योरिंग हेल्थ लाइफ स्पैन बाय प्रिवेंटिंग डिजीज एंड डिसेबिलिटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैनल्स एंड ट्रांसलेट डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी इनटू इकोनॉमिक गेन। यानी कि आपको एजुकेशन फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दे, कैसे स्किल्स जनरेट करें, स्किल्स को डेवलप किया जाए। इसके साथ साथ हेल्दी पॉपुलेशन होना उतना ही जरूरी है कि इसकी जगह पे आप कभी ये नहीं चाह सकते बच्चा कि डिसेबल होगा, बीमार आबादी बोझ होती है। इसी की जगह तंदुरुस्त
पढ़ी लिखी आबादी फायदेमंद होती है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। अ स्किल्ड एंड हेल्दी वर्कफोर्स इज क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट ऑल्सो रिड्यूसिव एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्थ इन ग्रेटर कैपिटल क्रिएशन। यानी कि बढ़ती हुई आबादी के अंदर अगर आपके पास पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है तो वो केवल आपकी आबादी को ही कंट्रोल नहीं करेगा, बेसिकली उसके दिमाग में हर चीज आएगी कि नेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, कैसे रोजगार से फायदा निकालना है, कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स या एक्टिविटीज से रिजल्ट निकालने हैं और कैसे उस चैनल को बढ़ा करके और 10 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। गुड गवर्नेंस हमारा लास्ट पॉइंट है। गुड गवर्नेंस रिफ्लेक्टेड थ्रू कॉन्साइंशियस पॉलिसीज is another important aspect for reaping demographic dividend। यानी कि गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जनता को अवेयर कराने का काम, जनता को नई नई प्रोडक्ट से, नई नई पॉलिसीज से, नए नए काम से एक तरीके से आमना सामना कराने का काम गुड गवर्नेंस का होता है कि किस तरीके से बढ़ती हुई और जो पक चुकी आबादी यानी कि जो एकदम 20 साल से आगे की आबादी है उसको कैसे रिजल्ट में बेनिफिट में कन्वर्ट किया जाए। एज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन, कि आप किस तरीके से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ में काम कर रहे हैं, कैसे उसको मदद कर रहे हैं कि उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बिगड़ने की जगह उन पे ये बात की जाए कि आपको कैसे प्रोडक्टिव रिजल्ट लाने है, इंक्रीज करनी है, कैसे एफिशिएंसी, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ताकि वो पॉपुलेशन कामगर हो। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है टोटल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। टोटल पर्सपेक्टिव हमारे पास अब क्या आ जाता है बच्चा? अब टोटल पर्सपेक्टिव की बात अगर आप ध्यान से फोकस करते हैं, ध्यान से अगर आप देखते हैं पर्सपेक्टिव को, नजरिए को ध्यान से देखते हैं तो क्या है? अपॉर्चुनिटीज एंड कॉस्ट, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों मेन पॉइंट है, आर द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। यानी कि बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज और एक तरीके से कीमतें, यानी उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दोनों परस्पर हैं, जरूरी है। व्हेन इट कम्स टू बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, वो भी तब जब देश विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका हो। हाउएवर a relative younger population of India provides higher support ratio। अब कहता है कि असलियत यह है कि नई जो आबादी है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, ये एक तरीके से प्रीवियस जनसंख्या से ज्यादा क्या है, एडवांस है, टेक्निकली स्ट्रांग है और उसको यूटिलाइज करने की इंडिया के पास पावर है, जिसमें बीमारियां कम है, डिसेबिलिटीज कम है और केयरिंग का बर्डन कम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्हें 40 साल तक माता पिता की गोद में रहना, ऐसा नहीं है। इंडिया opportunity must be looked at a comparison to the consequences of population decline। यहां पर यह नोटिस किया जा रहा है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन आफत नहीं है, उसके बुरे रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे हैं। एंड एजिंग अक्रॉस सम कंट्रीज, और दूसरे देशों में बढ़ती हुई आबादी जैसे चाइना, जापान, यूएस हो गया और बाकी अदर कंट्रीज की तरह उसके रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। भारत में बढ़ती हुई आबादी, यंगर आबादी है जो काम कर सकती है, किसी भी काम में, किसी भी चैनल में, किसी भी सेक्शन में घुसकर डेवलप कर सकती है, जबकि दूसरे देशों को बुजुर्गों का देश कहा जाने लग गया। अभी इटली के अंदर मरने वालों की संख्या में मैक्सिमम बुजुर्ग लोग थे, इटली बूढ़ों का देश हो गया। ऐसे ही नीदरलैंड हो गया, नीदरलैंड के बाद जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया। अब यहां पर क्या है कि आबादी है, रियलिटी के अंदर आबादी है, लेकिन वो क्या है, बुजुर्गों की है, वर्किंग क्लास नहीं। फ्रांस के अंदर अभी एक पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो था बुजुर्गों को होता था, लेकिन जब उसका इकोनॉमिक इक्वालिटी को देखा और पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक एक सेक्शन को देखा तो पता चला कि ये मुनाफा लेने वाले ज्यादातर सेक्शन कौन से हैं? ज्यादातर सेक्शन वे लोग हैं जो 50 प्लस है, 50 साल से प्लस है, यानी ज्यादा बड़ा हिस्सा बुजुर्गों की तरफ होता जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन इंप्लीमेंटिंग
प्रोनेटल होता है जन्म से पहले की पॉलिसीज टू इंप्रूव बर्थ रेट। अब वहां पे दबाव दिया जा रहा है, रोज नई बर्थ रेट की पॉलिसीज को इंप्रूव करने के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं कि बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म होते के साथ ही गवर्नमेंट एक्सपेंसेस लेगी। अमेरिका के अंदर पॉलिसी है कि अगर बच्चा जन्म होता है तो पैदा होते ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लगभग कुछ एक फिक्स अमाउंट जैसे $600 या $700 गवर्नमेंट पैदा होते इस बच्चे के लिए आपको पे करना स्टार्ट कर देगी। यानी कि बच्चा आप पर बोझ नहीं होगा, गवर्नमेंट कहती है बच्चे को जन्म दो। लेकिन बड़ी बात, वहां पे पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अब पॉपुलेशन डिक्लाइन फॉर्म में। वंस फर्टिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, एक बार आबादी या फर्टिलिटी बर्थ रेट गिरना शुरू हो जाता है, इट इज हार्ड टू रिवर्स इट, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको मेंटेन कर पाना, रोक पाना। रोका नहीं जा सकता है। यानी कि लोगों ने एक बार पॉपुलेशन को बंद, अब अंदाजा लगाइए, बहुत सिंपल सा, मैं हरियाणा के गांव से हूं, तो हरियाणा में मैंने खुद देखा था कि एक घर के अंदर मैंने कई ऐसे मकान देखे जहां पे 6 से 7 बच्चे होना बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है कि 6 से 7 बच्चे। लेकिन उस आबादी के बाद अब अगले 10 साल की आबादी की बात करें तो उसी हरियाणा के गांव में एक ही परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बच्चे हैं। यानी वो 6-7 बच्चों का ट्रेंड अब खत्म हो गया। आप खुद भी नोटिस कीजिए, आपने आसपास के कौन से मकान में देखे होंगे 6 या 7 बच्चे जो एक ही माता पिता से हों और बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, यानी मानसिकता बदल रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये बात याद रखना। अब इस कॉन्टेक्स्ट से एक बात समझनी है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है, ताकत है, वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व की मार्केट बन सकता है जो प्रोडक्शन भी लाएगी, कंजम्पशन भी लाएगी। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रोडक्शन हाउसेस को स्टार्ट करेंगी। इंडिया क्योंकि कंजम्पशन में उनसे आगे है, विद लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी उसको बनाने की लागत बहुत कम होगी क्योंकि आपको चीप, बहुत कम रेट पर वर्कफोर्स मिलेगा। सोचिए आपके पास कोई कंपनी है, एक ऐसे देश में कंपनी है जहां पे लेबर बुलाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और ऐसी ही दूसरे देश में, भारत में कंपनी है जहां पे एक लेबर अमेरिका की कॉस्ट में इंडिया में 10 लेबर मिल जाएंगी। तो 10 लेबर मिल जाएंगी तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कंपटीशन की भावना रहेगी, तो ऑटोमेटिकली नेशन बिल्डिंग में आएगा। दिस इज अ वेरी मच एविडेंट इन आईटी सेक्टर। अब ये रियलिटी में आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है कि क्वालिटी वर्क बढ़ता जा रहा है, कम पे करना पड़ रहा है। इस तरीके से अवेलेबल डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर शेयर ऑफ द वर्क, age population has potential to boost per capita GDP by the additional 43% in 2061। कहता है कि जिस तरीके से भारत के पास में बढ़ती हुई जनसंख्या के अंदर युवा जनसंख्या ज्यादा है, वो भी प्रोडक्शन की फॉर्म में जो रिसोर्स की तरह काम कर रही है, वो आने वाले समय में 43% तक का ग्रोथ रेट दिखा सकती है देश को 2061 के अंदर, चाहे वो प्रोवाइडेड द सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इनेबल एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव। लेकिन आवश्यकता किस चीज की है कि माहौल किस प्रकार का मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, वो मैटर करता है। एट द सेम टाइम a total fertility rate is less than 1.8 may not be economical beneficial for India। अब इसी समय पर जिस तरीके से पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट कम हो रही है वो भारत के लिए सही नहीं होगी आने वाले समय के लिए। Therefore, drastic population control method run the risk of induction force population aging, which would result in the nation getting old before getting rich। कहता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर भारत कोई कठोर नियम लगा देता है कि पॉपुलेशन 2 से ज्यादा हुई तो राशन कार्ड में फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, बच्चों की स्कूल की फीसों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अगर ऐसा कुछ रूल आता है तो ये भारत के लिए फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रोथ रेट तक पहुंचने के लिए 2061 तक का वेट करना पड़ेगा। और इस ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ पाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी भारत की जो फर्टिलिटी रेट है 1.8 से अगर कम हो गई, 1.8% से यदि यानी 2 बच्चों से कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली भारत अकेला एक ऐसा देश होगा जो डेवलपमेंट तक पहुंचने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। और उस परिस्थिति के अंदर
देश को प्रोग्रेस करवा पाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को, यंगर की जगह ओल्डर पॉपुलेशन को बेनिफिट ज्यादा चाहिए होगा और वर्किंग पावर उनके शरीर में कम होगी। तो आप इस चीज को इसी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, व्हाट इज कॉजिंग मोर डैमेज देन क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक हार्म इज इनविजिबल एंड अनस्टेबल प्रोडक्शन। कहता है कि सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक हार्म जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, या अनस्टेबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन विजिबल पॉपुलेशन साइज, मोर देन विजिबल पॉपुलेशन साइज। कहता है इन सभी परेशानियों से ज्यादा अगर आप बात करें तो ज्यादा डैमेज क्या कर सकता है, क्या क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक हार्म हो सकता है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, या अनस्टेबल प्रोडक्शन है कि कभी बढ़ गई कभी घट गई प्रोडक्शन है, कंजम्पशन, या फिर मोर देन विजिबल पॉपुलेशन साइज। क्या ज्यादा खतरनाक है, क्या ज्यादा कारण हो सकता है, कंट्री को क्या आवश्यक है, व्हाट द कंट्री नीड्स आर पॉलिसीज, ज्यादा जरूरत भारत के लिए योजनाएं हैं, ये बात याद रखिए, दैट सपोर्ट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट, जो सपोर्ट करेगी एक एनवायरमेंट को, दैट कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, जो कि प्रोवाइड कर सकती है अच्छी पॉलिसीज में अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेहत, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और जेंडर एम्पावरमेंट, यानी मेल फीमेल दोनों बराबर रूप से इक्वालिटी में काम करें और कोई भी प्रकार की समस्या ना आए। इंडिया फॉल्स शॉर्ट इन दिस, हालांकि अगर भारत, अगर असल में नहीं है, अगर भारत इससे पीछे हटा तो इसका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। अगर वो ये फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं तो भारत एक तरीके से डिजास्ट्रस परिस्थिति में आ जाएगा। अब यहां पे श्रीनिवास गोली जी हैं, एसोसिएट है प्रोफेसर ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशल डेमोग्राफी एट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई। इनका ही कहना है, इनका क्या कहना है देखते हैं भाई, इनका ही ये कहना था जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये सारे कॉजेज उन्हीं के द्वारा बताए गए कि किसी भी देश की पॉपुलेशन को चलाना है, पॉजिटिव रिजल्ट लाने हैं तो आप उससे रिजल्ट तभी ला सकते हैं जब आप उसको पॉजिटिव मैनर में प्रेजेंट करें। अगर नेगेटिव मैनर में प्रेजेंट करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये सारी चीजें मैटर करेंगी, देश किस तरीके से पॉलिसीज ला रहा है, किस तरीके से उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, 10 क्वेश्चन है हमारे, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बेसिकली ईडियम्स है बच्चा। अब ईडियम में सबसे पहला पॉइंट है यहां पे, ये हाईलाइटेड वर्ड है, द फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन अ टाइट कॉर्नर। अब सक्सेसिव ईयर यानी कि अब अगर साल के अंदर क्रॉप्स अगर फेल हो जाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, तो फार्मर को क्या फेस करना पड़ सकता है बच्चा, फार्मर को फेस करनी पड़ सकती है मुसीबतें, डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर को कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर आदमी को अपने कॉर्नर्स को और टाइट करना पड़ेगा ताकि बचे हुए पैसों से गुजारा चलाया जा सके। अगला ईडियम हमारे पास आता है द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट। कल्प्रिट कहते हैं गुनेगार को ढूंढना, एक तरीके से वाइल्ड गूज चेज है। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है जंगली मुर्गी को पकड़ना। जैसे कार्टून आता था एक ब्लैक बग या ब्लैक काली मुर्गी भाग रही होती थी, अब बग तो खैर अलग चीज हो गई, ब्लैक बग यानी कि एक सेक्शन या एक ऐसी मुर्गी या एक ऐसा गूज जिसे पकड़ना लगभग असंभव हो, आप मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं होगा, तो इसको कहते हैं फ्यूटाइल हंटिंग या एफर्ट। फ्यूटाइल हंटिंग या एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स जिनका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल यानी निरर्थक। अगला सवाल है स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब ठहराव ना होना, जो चीज आपको सही ना लगे या ऐसे लगे कि इस पर तो भरोसा करना असंभव हो तो कैन नॉट बी बिलीव्ड कहते हैं, डज नॉट होल्ड वाटर को। कि कई बार होता है ना मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और वो मनगढ़ंत कहानी क्या होती है, सच लगती नहीं है। अगला वर्ड है राज कुड नॉट पे द बिल। राज बिल नहीं पे कर सकता, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट
ऑन द कफ। कहता है कि कफ का मतलब होता है कर्जा होना, कहते हैं ना यहां तक कर्ज में डूबा हुआ है, तो कफ यानी कि कॉलर्स हो गए बाजू के, उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो कहता है कि नहीं पे कर सकता, तो अभी जो बिल है आप उसे कफ में डाल दीजिए, यानी कि उसे ऑन क्रेडिट कर दीजिए, अगेंस्ट कह दीजिए, यानी एक ऐसी परिस्थिति कह दीजिए कि जिसके अंदर वो कर्ज में, आप ये समझ लीजिए कि वो कर्ज में है, अभी नहीं पे कर सकता, आगे पे कर देगा, आगे पे कर देगा। तो ऑन द कफ होता है दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच पर्सन इज नॉट able to pay the things and promises to pay in future. His statement is out and out a lie. पूरी तरह से एक झूठ है। तो पूरी तरह के लिए आउट एंड आउट एक इडियम है जिसको हम यूज करते हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली कहते हैं ना कई बार कि यार ये तो पूरा हर चीज इसकी बंडल है, बोगस है, इसकी बातों को भरोसा नहीं किया जा सकता, तो वो आउट एंड आउट आता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे भाषण होते हैं, जैसे कहते हैं ना ओवैसी का भाषण होता है, तो वो पूरी तरीके से क्या होता है, भड़काऊ भाषण, फेक, फर्जी, एक झूठ होता है। ऐसे ही कहते हैं लग्जरी कार दैट दे बॉट टर्न्ड आउट टू बी अ व्हाइट एलिफेंट, यानी कि वो जो उसने लग्जरी कार खरीदी है वो क्या है, एक व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो बहुत महंगी है, रख पाना बहुत डिफिकल्ट है, रख पाना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग महंगी महंगी चीजें खरीद लेते, बड़ी कार खरीद लेते हैं। अब उसके एक्सपेंसेस भी तो बड़े होंगे, एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे, तो जब एक्सपेंसेस बड़े होंगे तो उसको संभाल पाना, रख पाना क्या है, एक बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फेयर एंड स्क्वायर। एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, फेयर यानी जस्टिफाइड कहते हैं, और स्क्वायर यानी सभी को बराबर लगे, इक्वल लगे, तो इसे हम ऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट कहते हैं एक ऐसी चीज जो बिल्कुल ऑनेस्टली आप चला रहे हैं। क्या है, इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर इन योर वर्क, अगर आप ऑनेस्ट है अपने काम में, यू विल डेफिनेटली प्रॉस्पर, तो आप डेफिनेटली प्रॉस्पर होगे, यानी आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगला वर्ड है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन एक क्वेश्चन है जिसका मतलब होता है कि आपस में कोई संबंध नहीं है, अच्छे व्यवहार नहीं है, तो नॉट ऑन गुड टर्म्स को बोला जाता है नो लव लॉस्ट बिटवीन। अगला वर्ड आता है बच्चा हमारे पास में, द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, तो प्लेड हैवॉक बोला जाता है, यानी कि कुछ इस तरीके से काम किया कि दूसरे को नुकसान हुआ और आपने उसका फायदा उठाया। एंड द लास्ट वर्ड, टू हैव अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब, थम्स कहते हैं इसको, थम्स अप करते हैं। थम्स अप कब करते हैं, जब आप किसी चीज को करने की परमिशन दे देते हैं, ठीक है, परमिशन दे देते हैं। और ग्रीनरी जो होता है वो हरियाली से संबंधित होता है, कि भाई उसका जो ग्रीन थंब का मतलब इंटरेस्ट है वो गार्डनिंग में है, बागवानी के अंदर है, तो इसका अर्थ बनता है हैव इंटरेस्ट या नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। तो आज के लिए बच्चा इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ढेरों चीजों के साथ। धन्यवाद।